हाँ देखिए बच्चों, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बाद सरफेस एनर्जी, देन एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड प्रेशर एक्सचेंज। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? जैसे कोई कंटेनर है, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो जैसे इसमें कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और उस इमेजिनरी लाइन में जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स पर ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स नीचे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, तो एफ नेट जो है जीरो रहेगा। लेकिन जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाने के लिए नीचे मॉलिक्यूल्स तो हैं, तो नीचे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है अदर मॉलिक्यूल्स की वजह से, लेकिन ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स पर नेट फोर्स नीचे की ओर बचेगा। एल लेंथ पर सपोज करते हैं एफ नेट फोर्स है, एल लेंथ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर टोटल फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है सरफेस मॉलिक्यूल्स पर, वो सपोज करते हैं कैपिटल एफ लग रहा है, तो यूनिट लेंथ पर कितना लगेगा? एफ अपॉन एल लगेगा। यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो ये लिक्विड की अंदर यूनिट लेंथ पर लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स एट सरफेस मॉलिक्यूल्स सरफेस टेंशन कहलाता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? मॉलिक्यूलर फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। लेकिन ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे लगेगा, अंदर के मॉलिक्यूल्स पे तो जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में, तो वो कैंसिल हो जाता है, तो जीरो रहता है फिर नेट फोर्स। लेकिन सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता है, अंदर की ओर फोर्स रहता है नेट फोर्स, और यूनिट लेंथ पर लगने वाले अंदर की ओर जो मॉलिक्यूलर फोर्स है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ये बन गया, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर। फॉर्मूले से यूनिट से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है सरफेस एनर्जी की। तो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ फोर्स की फील्ड में फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एनर्जी होती है ना। सरफेस टेंशन और फोर्स तो एक ही बात है, यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को ही सरफेस टेंशन कहते हैं। तो अंडर फोर्स है ये सरफेस मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से इनकी एनर्जी होती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है T इंटू सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। जो भी सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया इंटू टी क्या है? जो जिस भी लिक्विड की ये ड्रॉप है उस लिक्विड का सरफेस टेंशन। अलग अलग लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग अलग होता है ना। सभी लिक्विड का सरफेस टेंशन सेम नहीं होता, डिफरेंट लिक्विड का सरफेस टेंशन डिफरेंट होता है, और लो टेम्परेचर पर हाई सरफेस टेंशन होता है, हाई टेम्परेचर पर लो सरफेस टेंशन होता है ना। टेम्परेचर के साथ भी इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो सरफेस एनर्जी कह दो चाहे सरफेस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी कह दो, तो वो फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी कहो चाहे सरफेस के मॉलिक्यूल्स की सरफेस एनर्जी कहो, तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझने के लिए दो फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, एक तो कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं? सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको एडहेसिव फोर्स। जैसे ये ग्लास ट्यूब है, इसको मैंने वाटर के अंदर डिप कर दिया, तो ग्लास ट्यूब और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे, क्योंकि ग्लास ट्यूब के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है डिफरेंट होगी, उनके बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स। जैसे मैंने डिप कर दिया तो अंदर लिक्विड है, वाटर है, तो वाटर ग्लास ट्यूब की सरफेस के कांटेक्ट में आ गया, तो ग्लास ट्यूब वाटर मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स लगाएगी उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल पर वाटर मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाएगा उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे, है ना। जैसे ये वाला
मॉलिक्यूल है वाटर का, तो इस पर वाटर मॉलिक्यूल इधर लगाएंगे उसको कोहेसिव फोर्स, और वाटर मॉलिक्यूल पे तो इसका सरफेस का जो मॉलिक्यूल है ग्लास के तो इधर एडहेसिव फोर्स लगाएंगे। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का यदि रिजल्टेंट आउटसाइड आता है ट्यूब से आउटसाइड रहता है तो अंदर जो मेनिस्कस है इसकी शेप कॉनकेव हो जाती है ऊपर से देखने पर इस तरीके से। यदि एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट आउटसाइड है तो कैसी शेप हो जाती है, ऊपर से देखने पर कॉनकेव। और यदि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट ट्यूब के अंदर की ओर है, ट्यूब के बाहर के बजाय ट्यूब के अंदर की ओर है, तो इसकी शेप ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स हो जाती है। कैसी हो जाती है? कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे ये क्या है, मरकरी और ग्लास ट्यूब। इसमें मरकरी क्या है, लिक्विड की फॉर्म होता है, तो मरकरी और ग्लास ट्यूब का पेयर है, तो इसमें शेप कॉन्वेक्स है। मरकरी मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव और मरकरी और ग्लास ट्यूब के बीच में एडहेसिव, तो दोनों का रिजल्टेंट ट्यूब की तरफ है, ट्यूब के अंदर की तरफ है, जिससे कि इसका जो मेनिस्कस है उसकी शेप कॉन्वेक्स हो जाती है। ठीक बच्चों। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये जो इस डायग्राम में मेनिस्कस कॉनकेव है ऊपर से देखने पर, तो ये ऊपर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मेनिस्कस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ मैं अंदर की तरफ, और एक इस ट्यूब की सरफेस के अलग टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट, तो एक मेनिस्कस पर अंदर की तरफ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। दोनों टेंजेंट के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। वैसे इसमें भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसमें कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स पर टेंजेंट ड्रॉ करी हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और एक ट्यूब की सरफेस के अलोंग नीचे की ओर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। फिर दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये 90 से ज़्यादा है और ये होता है 135। तो ग्लास और मरकरी पेयर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 135 डिग्री होता है, और वाटर और ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्री होता है। ऐसे ही ये सिल्वर की ट्यूब है और वाटर है, वाटर और सिल्वर की ट्यूब के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहता है। जैसे ये कोई वाटर मॉलिक्यूल होगा, उस पर एडहेसिव फोर्स लगाएगा, ये सरफेस का मॉलिक्यूल, ट्यूब की सरफेस का मॉलिक्यूल एडहेसिव फोर्स, और इस मॉलिक्यूल पर ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। फिर दोनों का रिजल्टेंट यदि रिजल्टेंट ट्यूब के अलोंग रहता है, ना तो बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ, यदि रिजल्टेंट ट्यूब के अलोंग रहता है, ट्यूब की सरफेस के अलोंग, तो मेनिस्कस फ्लैट रहता है। फ्लैट रहता है मतलब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो ये फ्लैट कौन से पेयर के लिए रहता है? वाटर और सिल्वर की ट्यूब, मतलब सिल्वर के लिए। तो वाटर सिल्वर पेयर के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहती है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, प्रेशर एक्सेल, जैसे ड्रॉप है कोई किसी लिक्विड की, कोई भी लिक्विड हो सकता है, अलग अलग लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग अलग होता है। तो जो जिस भी लिक्विड की ये ड्रॉप है, उस लिक्विड का हम सरफेस टेंशन T एज्यूम कर लेते हैं और इसकी रेडियस स्मॉल r एज्यूम कर लेते हैं। तो बाहर की जो एयर है उससे अंदर की एयर का जो प्रेशर है, बाहर का जो प्रेशर है उससे अंदर का जो प्रेशर है वो 2T/r ज़्यादा होता है। सरफेस के जस्ट अंदर जो है प्रेशर कितना ज़्यादा होता है? सरफेस टेंशन की वजह से 2T/r ज़्यादा होता है ड्रॉप के अंदर। जैसे बाहर PA तो अंदर होगा PA प्लस 2T/r सरफेस के जस्ट अंदर। ऐसे यहाँ पे इन बबल में तो बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है, लेकिन अंदर की जो एयर है वो पैक है। पैक का मतलब प्रेशर ज़्यादा है बाहर से। बाहर का यदि प्रेशर PA जूम करें, बबल के बाहर जो एयर है उसका प्रेशर PA जूम करें, तो अंदर की एयर का प्रेशर होगा PA प्लस 4T/r। मतलब अंदर कितना ज़्यादा होता है? 4T/r ज़्यादा होता है। T क्या चीज़ है? जिस लिक्विड से ये बबल बना है उस लिक्विड का सरफेस टेंशन और बबल की रेडियस स्मॉल r। तो प्रेशर एक्सेस का मतलब है अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से जितना ज़्यादा होता है उसको प्रेशर एक्सेस कहते हैं। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे हमने किस किस के बारे में डिस्कस किया है, सरफेस टेंशन, फिर सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट और प्रेशर एक्सिस। सरफेस टेंशन के और भी टॉपिक होते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिटेल में करेंगे, उसमें भी करेंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया इनके बारे में। थैंक यू वेरी मच।